क्लास 12th, और क्लास 12th में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। क्यों? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शायद जने क्या वो आईपीएसी पढ़ रहे थे, आईपीएसी पढ़ा दिया था, आईपीएसी नेमिंग पढ़ा दिया था, और ब्रिज लिगांड के बारे में बता दिया था, ब्रिज लिगांड की आईपीएसी के बारे में बता दिया था। ये सारी चीज़ें हो गई थी, और मैंने आपको वार्नर थ्योरी भी पढ़ा दी थी, शायद आपको याद हो। और चलिए बेटा, गुड इवनिंग, आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चे, सारे बच्चे आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, और मैंने कहा था कि मैं आज आपको पढ़ाऊँगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी है, वो मॉलिक्यूल्स के लिए, वो भी मॉलिक्यूल्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। दोनों में बहुत सारी चीज़ें मैचिंग करती हैं, बस वहाँ थोड़ी अलग कहानी है, यहाँ थोड़ी अलग कहानी, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। किसी को कोई दिक्कत, साउंड आउट में प्रॉब्लम आ रही है तो बता दे। चलिए, अच्छा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? एक्चुअली मैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर ले लूँ लाइक K4 FeCN का होल 6, तो दिस इज द सेंट्रल मेटल एंड दिस इज द लाइगेंड। ये लाइगेंड है। होता क्या है, लाइगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है टू द सेंट्रल मेटल। शेयरिंग ना करने बोले तो एक तरीके से डोनेट करता है, क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसे होता है? सुनिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे पहली बात कि इसमें आपके क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल की ऑर्बिटल हो गई, और ये लिगांड की ऑर्बिटल हो गई। लिगांड की ऑर्बिटल के पास ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसको बोलते हैं लोन पेयर। ये इसके साथ क्या कर लेती हैं? ओवरलैपिंग कर लेती हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहली बात क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ओवरलैपिंग होती है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगांड। और इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में सेंट्रल मेटल का कोई खेल नहीं है। सारा का सारा खेल किसका है? लाइगेंड का है। लाइगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के साथ शेयर कर देता है, उसको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसको देता है? सेंट्रल मेटल को देता है। जरा बताओ, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसका मतलब है कि उसमें एक ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। अगर डी ब्लॉक में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगी, अपने दिमाग से सोचो, मैं धीमे धीमे बहुत आगे पहुंच रहा हूं। अगर सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगी, या वैकेंट एस ऑर्बिटल नहीं होगी, या वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होगी, कुल मिला के अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगी, तब तक ये लाइगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को नहीं दे पाएगा। तो पहला फिनोमेना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग होती है। दूसरा फिनोमेना है इन सेंट्रल मेटल मस्ट बी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। वैकेंट ऑर्बिटल आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, जब ये मान लो ये आपकी सेंट्रल मेटल की ऑर्बिटल्स हैं, सेंट्रल मेटल की ऑर्बिटल है, एक चीज़ और है कि सेंट्रल मेटल की ऑर्बिटल और लिगांड की ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, तभी जाके एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी। और जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, तो आपने पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन केमिकल बॉन्डिंग में कि जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं तो
दो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अगर लिगांड और सेंट्रल मेटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, मींस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी तो मस्ट है कि उसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, समझना। तो इन चीज़ों को देखते हुए ओवरलैपिंग, बैक एंड डी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक पॉइंट अच्छा सा निकल के ये आया कि आपको पता है जब कोई अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये बात प्रूव हुई कि सेंट्रल मेटल और लिगांड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब इन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगांड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। दूसरी चीज कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है, जब मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो उसकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में पता चल जाएगा। जब मुझे शेप और ज्योमेट्री के बारे में पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो डिफाइन हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चली। इसके अलावा और क्या पता चला कि किसी भी एलिमेंट में कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, अच्छा, तो इसमें एक मेन टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम देखेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो मुझे आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, इसको ऐसे रफली नोट करो, आप रफली नोट करो एक सेकंड में। बेटा हो गया नोट? चलिए आगे देखते हैं। चलो देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे इसको, एक लेक्चर में तो बहुत मुश्किल है। VBT देखो आपको एक बात बताएं, मोस्ट ऑफ केसेस में पॉइंट अभी यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे सब चीज़ सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले आपको 4 मिलेगा। आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा तो 2 कंडीशन आएंगी हाइब्रिडाइजेशन की। एक कंडीशन होगी sp3 और एक कंडीशन होगी dsp2 या फिर sp2d। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन sp3 आएगी और एक हाइब्रिडेशन कंडीशन dsp2 या sp_d2 आएगा, d आएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आएगा तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपकी होगी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है आपको पढ़ा है, ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगांड है, ये लिगांड है, ये लिगांड है, ये लिगांड है। ये ऐसे करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 निकलेगा तो आपकी ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। क्या बनती है? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, दिस इज सेंट्रल मेटल एंड एट स्क्वायर 4 लिगांड आर प्रेजेंट, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 केस, वही एक
आपका आएगा sp3d2 और दूसरा आएगा d2sp3, sp3d2 d2sp3। देखो 2 3 2 5 1 6, 3 1 4 2 6। इन दोनों ही कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है सर? ऑक्टाहेड्रल बनता है ऐसे करके, ये आपने स्क्वायर बनाया, यहाँ पर सेंट्रल मेटल हो गई, 1 लिगांड 2 लिगांड 3 लिगांड 4 लिगांड 5वां लिगांड और ये 6वां लिगांड, ये 6 लिगांड हो गए। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आए और चाहे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आए, दोनों ही केसेस में आपकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी? यही रहेगी। बात समझ में? ठीक, इसको ज़रा नोट करो, जनरल नॉलेज की बातें चल रही हैं अभी इस थ्योरी से रिलेटेड। चलो बेटा है आगे देखो। ओह माय गॉड, इट्स अ सिली मिस्टेक। आगे देखते हैं। एक और आपको एक आध केसों में मिल जाता है, वो क्या है? कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मिल जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर वाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर वाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है sp3d में। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, ये सेंट्रल मेटल, ये लिगांड, ये लिगांड, ये लिगांड, ये लाइजेंड, ये लाइजेंड, दिस इज द ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, तो एक चीज़ हमने ये देख ली कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब इतना होगा तब कितना क्या होगा ये निकालना। दूसरी एक चीज़ और सीखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड एक्चुअली में स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। बट मुझे आपको सिखाना पड़ेगा अभी। क्या सिखाना पड़ेगा कि अगर स्ट्रेंथ की मतलब है कि कुछ लिगांड आपके ऐसे होते हैं, कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ आपके ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। उन्हीं के हिसाब से बहुत कुछ कहानियाँ होंगी। देखो ध्यान से, तो CO CN माइनस NO2 माइनस इन NH3 H2O OH माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। अगर तुमसे बात की जाए तो मोस्टली ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगांड और ये सब आपके होते हैं वीक लिगांड। लेकिन थोड़ा ध्यान सुनना, मोस्टली हम ये नहीं कह रहे 100%, ये आपके कैटेगराइज किए गए हैं वीक लिगांड के केस में। ठीक, सुनो, जो लिगैंड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड और दूसरा वीक लिगैंड। ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड, अभी इनके लिए दो शब्द याद करने पड़ेंगे। जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाएंगे तो उन सबको एक्सप्लेन करेंगे, बट मुझे ज़रूरत पड़नी है, इसलिए मुझे अभी इनको लर्न करना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं
वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन शब्दों का मतलब क्या है आपके दिमाग से बाहर है अभी थोड़ी देर के लिए, सोचो ही नहीं। जो वीक लिगेंड होते हैं ये आपके हाई ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई ना लिखो यहाँ पे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन से? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन। याद कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनो, अभी मुझे से याद ही कराना है ना, तो याद कैसे करेंगे? गाना सुना होगा शीला की जवानी करके, तो हु शीला, हु शीला, देखो ध्यान से, वीक फील्ड है तो हाई स्पिन है तो आउटर ऑर्बिटल है, वीक फील्ड है तो हाई स्पिन है तो आउटर ऑर्बिटल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर ऑर्बिटल है तो लो स्पिन है। हु शीला। अब कहो सर इस ए का मतलब क्या? अगर सबका मतलब होता तो फिर ये जुगाड़ क्या होती? गाना नहीं होता, ये केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं होता है, ये तो जुगाड़ है। हु शीला। अच्छा, थोड़ी अमोनिया और क्लोरीन की एक रोमांटिक कहानी है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया है उस कैटेगराइज के हिसाब से अमोनिया एंड क्लोरीन आर वीक लिगेंड, अमोनिया एंड क्लोरीन आर वीक लिगेंड, बट ऐसा तो नहीं है, कुछ तो कमियां हैं, कुछ तो बात है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ रहे हैं अभी इसमें। देखो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करते चलो, यही क्वेश्चन आपको करा पाएंगे वरना आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखो, अमोनिया और क्लोरीन की क्या कहानी है? देखो एक्चुअली अमोनिया आपका वीक लिगांड है, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया आपका वीक लिगांड है, लेकिन अमोनिया 5 एलिमेंट के साथ आपका काम करता है एज ए स्ट्रॉन्ग लिगांड विथ 5 एलिमेंट बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग लाइगैंड। कितने एलिमेंट के साथ? 5। वो कौन से हैं? कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज और प्लेटिनम, ये 5 एलिमेंट हैं, ठीक। दूसरा है क्लोरीन, ये भी वीक एलिमेंट है लेकिन विथ 2 मेटल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग लिगांड। वैसे तो अमोनिया आपका वीक लिगांड है लेकिन 5 मेटल के साथ आपका काम किसके तरीके से कार्य करता है? स्ट्रॉन्ग लिगांड की तरीके से। इसी तरीके से क्लोरीन भी आपका वीक लिगांड है लेकिन 2 एलिमेंट के साथ बिहेव लाइक आ स्ट्रॉन्ग लिगांड, और वो 2 एलिमेंट कौन से हैं? एक प्लेटिनम, दूसरा रुहीनियम। सर याद कैसे करेंगे बताओ जरा। देखो अमोनिया को कुछ करके मन में पटाओ। आगे क्लोरीन को भी पटाते रहो,
एक कहानी है सामने निकल के आई। ठीक, तो अभी देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अभी मैंने सीखा कि हाउ टू जाने लिगांड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है तो क्या कैसे होगा। अब थोड़ा हमें सेंट्रल मेटल के बारे में भी बताना पड़ेगा, फिर हम फटक सीना एक एग्जाम्पल पे पहुंच जाएंगे। देखो नोट कर लो इसको। एक्चुअली में ये थोड़ा स्ट्रगल वाला पॉइंट है सेंट्रल मेटल का, इसको समझना। सेंट्रल मेटल में डी सबसेल होती है, सेंट्रल मेटल में डी सबसेल होती है और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं। कौन कौन सी? डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। कौन कौन सी हैं? इनको जूम कर दें थोड़ा। डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। परेशान मत हो, इन ऑर्बिटल्स के मैं स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगा बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये आपकी डी सबसेल है और डी सबसेल की 5 ऑर्बिटल है। अच्छा, इस चीज में 2 केस बनते हैं, ध्यान से देखना। कौन कौन से केस? इन केस ऑफ वीक लाइगैंड क्या होता है, लेकिन इस चीज का एक्सप्लेनेशन ये दे नहीं पाए थे। रियलिटी एक्सप्लेनेशन ऐसा जो अभी मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा जो ये कर रहे हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसका एक्सप्लेनेशन आपका हुआ था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, आगे चल के है। इन केस ऑफ वीक लिगैंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में, ठीक क्या है कि ये जो 5 ऑर्बिटल होती हैं, ये जो 5 ऑर्बिटल होती हैं, लास्ट की 2 ऑर्बिटल, दिस इज डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। लास्ट की 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर डैश बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन ऑर्बिटलों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगांड, इन 2 ऑर्बिटलों के सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक एक अगर इलेक्ट्रॉन है इनमें, अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कंपाउंड का लिगांड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके कर लेते हैं क्या, पेयरिंग कर लेते हैं। बट क्यों कर लेते हैं? नो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, सपोज करो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है x/6 एंड +3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सेंट्रल मेटल होगी। इस सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D7 आया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आया? D7 आया। किसका? X का। X का D7 आया। नंबर फर्स्ट, जब बाई वीक लिगांड है, समझना बाई क्या है? लिगैंड है, लाइगैंड है। जब बाई वीक लाइगैंड है तब क्या होगा? सोचो, साथ हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये 2 लास्ट की ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे? इन केस ऑफ वीक लिगांड, लास्ट की 2 ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसी के लिए तो बनाई गई है। अच्छा, दिस लिगांड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या हो जाता कि लास्ट के ऑर्बिटल आगे, लास्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट की जो 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन पीछे वाली अंदर वाली ऑर्बिटल से क्या कर लेते? पेयरिंग कर लेते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होती है। तो ये उठ के कहाँ आ जाता? यहाँ पर। और ये उठ के कहाँ चला जाता? कहीं पर नहीं। अभी बेचारा पेयरिंग करेगा किसके साथ? एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो, पक्की बात। तो ये पेयरिंग वाला मैटर समझ में आया? ठीक है, क्लिक मारो इसको, आगे देखो। आगे है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर की 2 कहानी। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द पैरा मैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन absent है तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द डायामैग्नेटिक कंपाउंड, डायामैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस में अट्रैक्शन करेगा और ये क्या करेगा? रिपल्सन कॉज करेगा, बिकॉज इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है ही नहीं। ओके, अच्छा, जिसमें आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है उसका निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है √n+2, √n+2 एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई, एक तरीके से मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी जो आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसके लिए दी गई है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, ये चीज़ें तो अभी बताई नहीं है। बट मैं उनको डायरेक्ट आपसे कह देता कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, तो मैं पता चलता नहीं पता। मैंने जो भी टर्म यूज़ होने के लिए वाले थे, जो भी टर्म यूज़ होते, वो सारे टर्म एक्सप्लेन कर दिए। जो जो आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आपके पास आज का टाइम है, जो मैंने पढ़ाया है इसको तुम एक बार अच्छे से समझ लो, फिर मैं कल इसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा कल के लेक्चर में। ठीक है, आज इतनी रखने दें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक और लेक्चर होगा जिसमें एग्जाम्पल एक्सप्लेन होंगे और ये एक्सप्लेन होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई, ऐसी कौन सी कमियां थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कुछ ऐसी कौन सी बातें थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई, तो उनके बताने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तब तक के लिए यही नोट करो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, मैं इसको दूर कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू।